हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए पुष्पक मिश्रा आप लोग को अपने क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 11 के अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे एडजस्टमेंट किया था। आज उन पे प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले इसको रीड आउट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। तो देखो, आपको बोला जा रहा है कि निम्न तलपट से, यानी कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस से क्या करना है, गणेश भंडार का 31 दिसंबर 2017 के लिए, कब के लिए, 31 दिसंबर 2017 के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसका ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बना के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 किसके बुक में बनाना है, आपको गणेश भंडार के बुक में बनाना है। किसके बुक में बनाना है, गणेश भंडार के बुक में। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, गणेश भंडार। वेरी गुड। अब हम लोग को शुरू क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट को साथ में बनाना है। क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट को साथ में हम लोग बनाते हैं। तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हम लोग हेडिंग डालते हैं। ये कब बनाना है, यानी कि किस पीरियड के लिए बनाना है। जब भी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है, वो किसी पर्टिकुलर डेट पर नहीं बनाया जाता है। किसी पर्टिकुलर डेट पर क्या बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाया जाता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है, उसमें हमें एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान, यानी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के दौरान कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ, उसकी जानकारी मिलती है। तो इसके लिए हम लोग किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, फॉर द पीरियड इंडेड या फॉर द ईयर इंडेड। अगर साल खत्म हो रहा है, यानी वर्ष खत्म हो रहा है, तो ईयर इंडेड लगाएंगे। नहीं, बीच में कभी बनाना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट, तो वहां पे फॉर द पीरियड इंडेड का इस्तेमाल होगा। तो चूंकि आप देख रहे हो कब बना रहे हैं, 31 दिसंबर 2017। यानी देखो, दो आपका जो ईयर एंड होता है वो दो टाइम फ्रेम के लिए होता है। एक तो होता है जनवरी में शुरू होता है और दिसंबर में खत्म होता है। जनवरी में शुरू होता है और दिसंबर में खत्म होता है, यानी 1 जनवरी को शुरू होता है और दिसंबर 31 को खत्म होता है। और दूसरा होता है 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। तो ये दो टाइम फ्रेम में अगर आपको दिसंबर 31 और मार्च 31 को बनाना होगा, तो वहां पे इस्तेमाल करेंगे फॉर द ईयर एंडिंग। ध्यान से सुनो, बहुत ये चीज जो है बहुत ही क्रिटिकल होता है, इसीलिए इस चीज को आपको दिमाग में रखना है कि बुक्स कब क्लोज होता है। अगर दिसंबर 31 को आपको बनाना है तो वहां पे फॉर द ईयर एंडिंग का इस्तेमाल होगा। मार्च 31 को बनाना है तो फॉर द ईयर। बाकी सभी टाइम के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉर द पीरियड इंडेड। ईयर इंडेड के बदले में क्या लगाएंगे, पीरियड इंडेड। क्योंकि 31 मार्च और दिसंबर 31 के अलावा कभी भी बनाते हैं तो वो साल के खत्म होने के बाद नहीं बनाते, इसलिए वहां पे इस्तेमाल होगा पीरियड इंडेड। चलो, तो अभी जो हम लोग बना रहे हैं वो 31 दिसंबर 2017 को बना रहे हैं, जो कि एक साल खत्म होने के उपरांत बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा वो होगा फॉर द ईयर इंडेड। क्या होगा, फॉर द ईयर इंडेड। मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा, ठीक है, मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूं। 31 दिसंबर 2017। चलो, अब क्या करेंगे, हम लोग स्केल से अपना हेडिंग को ड्रॉ करेंगे, या लाइन ड्रॉ करेंगे। ये रहा आपका लाइन, डेबिट। और ये जो होता है ट्रेडिंग और पीएल जो होता है अकाउंट शेप में होता है, इसीलिए हम लोग इसको टी शेप में बनाते हैं और डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं। बैलेंस शीट क्या होता है, स्टेटमेंट शेप में, इसीलिए वहां पे डेबिट और क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्लियर। चलो, हम लोग हेडिंग में डालेंगे डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, पर्टिकुलर्स, ये हो जाएगा अमाउंट एंड
रुपीज। फिर हो जाएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट और रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट और रुपीज। आई होप आप लोग हेडिंग वगैरह में कहीं भी दिक्कत नहीं करेंगे। चलो, तो हम लोग अब सबसे पहले शुरू कहाँ से करते हैं। मैंने आपको इसका बहुत ही जबरदस्त तरीका बताया था, जबरदस्त प्रोसेस बताया था कि हम लोग को क्या करना है, जो भी मिलेगा जिसका जहां प्लेस होगा वहां पे रखते जाएंगे, जिसका जहां प्लेस होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, वहां पे रखते जाएंगे। तो हमारे पास ट्रेडिंग और पीएल के लिए तो फॉर्मेट मैंने बना लिया, लेकिन मैंने बैलेंस शीट के लिए फॉर्मेट नहीं बनाया। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे बैलेंस शीट का भी एक फॉर्मेट बना लेता हूं। मैं यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेता हूं। ठीक है, बैलेंस शीट जो होता है एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है। जैसे मैंने बोला ना, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है एक पर्टिकुलर समय के दौरान होने वाले लाभ या हानि की जानकारी, प्रॉफिट और लॉस की जानकारी बताता है। लेकिन बैलेंस शीट क्या होता है, एक पर्टिकुलर डेट पर, वो है एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान कितना, मतलब पूरे महीने में कितना लाभ या हानि हुआ है, प्रॉफिट या लॉस हुआ है, पूरे साल में कितना लाभ प्रॉफिट या लॉस हुआ है। लेकिन बैलेंस शीट होता है इस डेट पर आपके पास कितनी एसेट है, कितनी कैपिटल है, कितनी लायबिलिटीज है, यानी इस डेट पर, ना कि पर्टिकुलर पीरियड पे। तो इस डेट के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एज ऑन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, एज ऑन। एज ऑन कब, 31 दिसंबर 2017, 31 दिसंबर 2017। क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी एक स्केल से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। देखो, मैं फॉर्मेटिंग वगैरह भी अच्छे से फोकस करके बताता हूं, जिससे कि आप लोग फॉर्मेटिंग में अच्छे से ट्रेंड हो जाओ, जिससे कि क्लास 12 में आप लोगों को बहुत आसानी से ये चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो अब हम लोग फॉर्मेटिंग बना लिए। देखो, अब फॉर्मेटिंग जब करना तो ध्यान रखना, थोड़ा सा स्पेस एक्स्ट्रा रखना। मेरे पास ये बोर्ड है, मैं जितना इसको लंबा खींचना चाहूँ खींच सकता हूँ, लेकिन आपके कॉपी में आपको ध्यान रखना है कि आपको जितना आइटम दिया उससे थोड़ा एक्स्ट्रा छूट जाएगा चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप थोड़ा कम जगह में बनाए तो आपका हो सकता है दिक्कत हो जाए। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के लिए पूरा पेज छोड़ लेना और अगले पेज में बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, अब मैं ये तरीका मैं इसलिए बता रहा हूं कि आगे चल के आपको इनकम, आपको जैसे एनपीओ पढ़ेंगे, पार्टनरशिप पढ़ेंगे, तो इसमें बैलेंस शीट तो आपको हर चैप्टर में आपको बैलेंस शीट मिलेगा, पीएल अकाउंट मिलेगा। तो ये फॉर्म क्या होगा कि आप ज्यादा, स्टूडेंट क्या गलती करता है, एक तो होता है कि कोई आइटम मुझसे मिस हो गया, छूट गया, कोई आइटम 2 बार लिख लिया, ये जनरल स्टूडेंट का गलती है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, तो आपसे 2 टाइप का गलती हो सकता है। एक तो हो सकता है कि कोई आइटम आपका छूट जाएगा, या दूसरा ये हो सकता है कि आप कोई आइटम को 2 बार या 4 बार, जहां पे एक ही बार लिखने का वहां आप 2 बार लिख लेंगे। तो ये सब चीज के लिए एक ही बार में आप क्वेश्चन को पढ़ते जाओगे और बनाते जाओगे, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं होगी। और एक बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर ट्रायल बैलेंस में है, अगर ट्रायल बैलेंस में है कोई भी चीज, तो वो एक बार जाएगी, चाहे ट्रेडिंग में जाए, पीएल में, चाहे बैलेंस शीट में, कोई, लेकिन जाएगी कहीं भी एक बार। लेकिन ट्रायल बैलेंस से बाहर है तो वो मिनिमम एटलीस्ट 2 जगह जाएगी ही जाएगी। क्लियर है। चलो अब शुरू करते हैं। तो हमको पता है ओपनिंग स्टॉक पहले डाला जाता है, बट नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह छोड़ देंगे। आपको पता है परचेज दिया जाता है, परचेज में परचेज रिटर्न घटा के दिखाया जाता है, नहीं दिया हुआ है, आगे जो सबसे पहले है हम उसको पिक करेंगे। देखो कैरेज है, अब यहाँ पे कैरेज में ये क्लियर नहीं है कि कैरेज, देखो कैरेज जो भाड़ा होता है वो 2 टाइप का हो सकता है, इनवार्ड भी हो सकता है, आउटवार्ड भी हो सकता है। इनवार्ड का मतलब क्या हुआ कि हम माल खरीद के बाहर से अपने फैक्ट्री के अंदर ला रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर ला रहे हैं, यानी कि खरीदने से संबंधित भाड़ा। ठीक है, उसको कैरेज इनवार्ड बोला जाता है। और एक होता है कि हम माल को बेच दिए कस्टमर को, लेकिन कस्टमर बोला कि नहीं, आपको हम आपसे तभी खरीदेंगे जब आपको मेरे फैक्ट्री में, यानी मेरे बिजनेस हाउस में आपको पहुंचाना पड़ेगा। तो हमको पहुंचाना पड़ रहा है, यानी सेल से संबंधित भाड़ा। तो सेल से संबंधित भाड़ा को कैरेज आउटवार्ड बोला जाता है, और उसे हम पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं, क्योंकि वो हमारा कौन सा एक्सपेंसेस होता है बाबू, वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। लेकिन अगर कैरेज इनवार्ड हो, यानी कि परचेज से रिलेटेड भाड़ा है, यानी हम माल कहीं से खरीद के अपने फैक्ट्री की ओर ला रहे हैं, तो वो कैरेज इनवार्ड कहलाता है। और वो भाड़ा जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है। वो कौन सा होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज। और डायरेक्ट एक्सपेंसेज कहाँ जाता है बाबू, वो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। अब क्वेश्चन
आपके मन में ये आएगा कि सर ये ही नहीं बोल रहा कि कैरेज इनवर्ड है या कैरेज आउटवर्ड है, तो हम क्या मानेंगे? बाबू अगर कुछ नहीं बोले तो हम लोग कैरेज इनवर्ड मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? कैरेज इनवर्ड। मतलब हम ये मान के चलेंगे कि हम माल खरीद के अपने गोडाउन में ला रहे हैं, अपने फैक्ट्री में ला रहे हैं, नहीं परचेज से संबंधित खर्चा है। और मैंने आपको बताया था कि परचेज से संबंधित खर्चा और प्रोडक्शन से संबंधित खर्चा, यानी कि फैक्ट्री में कोई काम कर रहे हैं उससे खर्चा, और गुड्स को लाने में जो खर्चा होता है और गुड्स को परचेज करने में जो खर्चा होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होता है। तो ये जो कैरेज है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है। दूसरा पॉइंट ये हमेशा याद रखिएगा, अगर कुछ नहीं बोले तो आप कैरेज इनवर्ड की तरह उसको ट्रीट कीजिएगा। चलो, तो कैरेज इनवर्ड जो होता है वो कहाँ आता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। तो हम यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और परचेज के लिए जगह छोड़ रहे हैं, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट में ही टू कैरेज लिख रहे हैं। 2000, ठीक है। चलो, अब अगला आइटम देखो, सैलरी। सैलरी क्या है? सैलरी होता है स्टाफ को दिया जाता है। देखो, वेजेस जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है और सैलरी जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। क्यों? क्योंकि इस पे हर चीज में ये वर्ड तुम्हारे माइंड में आना चाहिए। व्हाई, याद नहीं करना है, चीजें को समझना है। देखो, सैलरी जो होता है मजदूर को, देखो नॉर्मली जो प्रोडक्शन में काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है ना, वो लेबर क्लास के लोग होते हैं, ठीक है। वो टेक्नीशियन और लेबर क्लास के लोग होते हैं, उनको वेजेस दिया जाता है, उनको मजदूरी दिया जाता है, ठीक है। और जो ऑफिस में काम करते हैं ना, वो सैलरीड पर्सन होते हैं, उनको सैलरी दिया जाता है, ठीक है। ये लॉजिकली आपके अकाउंटिंग में डिफाइन किया हुआ है, तो हम लोग उसी तरह से उसको समझेंगे कि आपका जो वेजेज जो होता है, मजदूरी जो होता है, वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होता है, यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होता है। और सैलरी जो होता है वो सैलरीड एम्प्लॉय जो ऑफिस में काम करता है उसको दिया जाता है, इसीलिए वो क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो हम यहां तक मान के चलते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा इतना जगह में। उससे नीचे जो भी खर्चा आएगा हम उसको पीएल में रखेंगे। यहाँ पे मैं सैलरी रख रहा हूँ, ठीक है। चलो, वेरी गुड। मैं यहाँ पे सैलरी रख रहा हूँ। सैलरी सैलरी कितना है आप देख सकते हो, सैलरी है 22,000। यहाँ पे मैं टिक मारते चलता हूँ। सैलरी कितना मैंने दिखाया? 22,000, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड कितना है? 2200। आपको पता है कैश इन हैंड क्या होता है? असेट होता है, और असेट जो होता है वो बैलेंस शीट के असेट साइड में आता है। मैं यहाँ पे इसका हेडिंग नहीं डाला, ये हेडिंग आप लोग नोट कर लेना। इस साइड जो होता है, लेफ्ट साइड जो होता है वो होता है कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। लेफ्ट साइड जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, अमाउंट एंड रुपीज, ठीक है। और राइट साइड जो होता है उसको बोला जाता है असेट साइड। कौन सा साइड बोला जाता है? असेट साइड। असेट, अमाउंट, ठीक है। चलो, तो आप देख सकते हो कि कैश इन हैंड जो है असेट है। कैश इन हैंड क्या है? असेट है। और असेट कहाँ जाता है? असेट साइड में, बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो हम यहाँ पे कैश इन हैंड लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे? कैश इन हैंड कितना? 2200, 2200। चलो, अगला क्या है? देखो, अगला है आपका परचेज। देखो, परचेज कहाँ जाएगा? आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, लेकिन ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह छोड़ देना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक आता है, उसके बाद परचेज आता है कि नहीं है? चलो, तो मैंने ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह छोड़ दिया। उसके बाद नीचे मैं लिख रहा हूँ टू परचेज। लेकिन ध्यान रखना है कि परचेज में अगर कोई परचेज रिटर्न है तो उसको घटाना पड़ता है। और परचेज रिटर्न कहाँ मिलेगा? क्रेडिट साइड में। तो देखो, क्रेडिट बैलेंस में कुछ नहीं है, ठीक है। परचेज, तो परचेज कितना है? 1,19,000, यानी 1,19,000। तो सॉरी, इसको बाहर में रखेंगे। बाहर में क्यों रखेंगे? क्योंकि हमारे पास कोई परचेज रिटर्न नहीं दिया हुआ है, हमको कोई परचेज रिटर्न नहीं दिया हुआ है, ठीक है। वेरी गुड। चलो, तो देखो, मैंने एडजस्टमेंट शुरू में नहीं पढ़ा, मैं बता देता हूं, अभी पढ़ के सुना देता हूं। दो एडजस्टमेंट दिया। एक तो क्लोजिंग स्टॉक, आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक कहां जाता है, ठीक है। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में जाता है। और चलो, फिक्स्ड एसेट्स पर 10% डिप्रिसिएशन। तो हम ये देख रहे हैं कि एक क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट है जो अलग से ट्रीटमेंट होता है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक जाएगा और दूसरा एसेट साइड में जाएगा, ठीक है। और दूसरा किस पे है? फिक्स्ड एसेट्स पे डिप्रिसिएशन बोल रहा है। सभी अस्थायी संपत्ति पर 10% डिप्रिसिएशन काटना है। जिसमें एक मशीन की कीमत 10,000 थी, उसे 1 जुलाई 2017 को खरीदा गया। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बस हम लोग क्या करेंगे, एक लगा देते, टिक मार्क लगा देते हैं कि हमको फिक्स्ड एसेट्स पे
डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो एक तो फिक्स्ड एसेट्स मतलब अस्थाई संपत्ति। अस्थाई संपत्ति कौन कौन सा है, देखो इसमें अगर आप देखोगे अस्थाई संपत्ति एक तो फर्नीचर एंड फिक्सचर है और दूसरा प्लांट एंड मशीन है, ठीक है, और एक स्कूटर है। ये तीनों क्या है, अस्थाई संपत्ति है यानी फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है। हमको क्लियर बोल दिया है कि डिप्रिसिएट ऑल फिक्स्ड एसेट्स बाय 10% और 10% चार्ज करना है। चलो हम लोग कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं, इस एडजस्टमेंट को लास्ट में देखेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद परचेज के बाद क्या है, वेजेज है। वेजेज कितना है, 15,000, 15,000। तो वेजेज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया वेजेज। वेजेज कितना हो गया, वेजेज आपका है 15,000, तो डाल दिया 15 यानी 15,000। चलो आगे क्या है, रेंट एंड टैक्स। रेंट एंड टैक्स देखो, रेंट मतलब होता है किराया, किराया और भाड़ा। अगर फैक्ट्री रेंट रहता तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होता, लेकिन अगर रेंट और टैक्स है तो ये मान के चलेंगे ऑफिस का पार्ट है, ऑफिस का पार्ट है यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम कहाँ दिखाएंगे, पीएल अकाउंट में। तो पीएल अकाउंट का यहाँ से हम लोग दिखाते हैं रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस। तो रेंट एंड टैक्सेस कितना है, 10,000, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या, स्टॉक। देखो स्टॉक किस डेट पे दिया हुआ है, 1/1/2017। हम कब का बना रहे हैं, 31 दिसंबर 2017, यानी इस साल का शुरू का स्टॉक दिया हुआ है, क्योंकि ये साल शुरू कब हुआ था, 1 जनवरी 2017 को, और अभी खत्म हुआ है जिसमें हम ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बना रहे हैं वो 31 दिसंबर। तो ये साल के शुरू का है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। इसको कौन सा स्टॉक बोलेंगे बाबू, ओपनिंग स्टॉक। यानी कि जिस दिन आप ट्रेडिंग और पीएल यानी आप जिस दिन फाइनल अकाउंट बना रहे हो उससे 1 साल पहले का जो स्टॉक रहता है ना, वो ओपनिंग स्टॉक कहलाता है, ठीक है। जरूरी नहीं है, अगर आप मंथली वाइज पीएल अकाउंट बनाते हो तो मंथली स्टॉक होगा, यानी कि जिस महीना के अंत में बना रहे हो उस महीना का शुरू का स्टॉक आपका ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। तो जहां यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना है, 35,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 35,000। हमने डाल दिया 35,000 ओपनिंग स्टॉक में। अब क्या है, डेटर है। देखो डेटर क्या है, बैलेंस शीट में आता है। डेटर कहाँ आता है, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के असेट साइड में, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर। चलो डालते गया, सन्ड्री डेटर कितना, 38,000, 38,000। चलो आगे बात करते हैं किसकी, बिल्स रिसीवेबल। किसकी बात करेंगे हम लोग, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। देखो बिल्स रिसीवेबल जो भी होता है वो हमारा करंट एसेट्स होता है। आपको मैंने बताया था कि एक पेपर होता है, जब मान के चलो उधारी खरीद बिक्री करते हो तो पेपर होता है जो लिख के दिया जाता है कि हम आपको 3 महीने के बाद वापस पेमेंट करेंगे। तो जो लिख के जिसको दिया जाता है वो बिल्स रिसीवेबल कहलाता है, वो एसेट्स होता है, और बिल्स पेबल क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है। कितना, 20,000। इसके बारे में ऑलरेडी बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, डेटर क्या होता है, हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में ही अच्छे से हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलो अब बात करते हैं कि क्या है आगे, फर्नीचर एंड फिक्सचर है, प्लांट मशीन है। अब देखो हम लोग जैसे ही एडजस्टमेंट वाला आइटम रखेंगे उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, उसको अंदर में रखना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, फर्नीचर एंड फिक्सचर। सबसे पहले क्या रखेंगे, फर्नीचर एंड फिक्सचर। मैं क्या करता हूं, आप लोगों को जूम इन कर देता हूं, ठीक है, जूम आउट कर देता हूं, जिससे कि हमारे पास जगह भी हो जाएगा, और आई होप आप लोग को दिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो क्या, जूम आउट, जूम इन, ठीक है। चलो तो हम लोग सबसे पहले वर्किंग नोट भी साइड में बनाते जाते हैं, वर्किंग नोट। तो देखो वर्किंग नोट हम लोगों को थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट के लिए बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, देखो मैं यहाँ पे साइड में वर्किंग नोट करके लिख लेता हूँ। आप लोग भी जहाँ पे ट्रेडिंग और बैलेंस पीएल और बैलेंस शीट खत्म होगा उसके नीचे आप लोग वर्किंग नोट बनाना। तो वर्किंग नोट किसका बनाऊंगा, देखो क्लोजिंग स्टॉक का वर्किंग नोट तो क्लियर है, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग फटाफट यहाँ पे डाल देते हैं। देखो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, तो हम इसको क्लोजिंग स्टॉक को लिख देता हूँ।
क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 15,000 है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? देखो मैं मान के चलता हूँ कि आपके बुक आपके सामने में होंगे तो आप आराम से देख रहे होंगे, क्योंकि मेरा स्क्रीन पे मैं छोटा सा रख रहा हूँ अपने खुद के लिए, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 15,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 15,000, ठीक है। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, साथ में बैलेंस शीट के असेट साइड में भी जाएगा। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे भी लिखता हूँ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? 15,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? 15,000। चलो, जगह इशू है तो मैं इसको अच्छे से लोग को दिखेगा, ठीक है। चलो, अब क्लोजिंग स्टॉक मैंने डाल दिया। अब क्या था हमारे पास? फर्नीचर एंड फिक्सचर था। क्या था? फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर क्या होता है? एसेट होता है। फर्नीचर क्या होता है? फर्नीचर एंड फिक्सचर क्या होता है? एसेट होता है। तो कौन सा एसेट? फिक्स्ड एसेट्स। फर्नीचर और फिक्सचर क्या होता है? फिक्स्ड एसेट होता है। फर्नीचर एंड फिक्सचर। अब देखो आपको क्या बोला है, सभी अस्थायी संपत्ति पर 10% की दर से डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। सभी अस्थायी संपत्ति पर कितना चार्ज करना है? 10%। तो डिप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करना है, इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट बना लेंगे। डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे? वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है। चलो, और बाकी दूसरा क्या दिया हुआ? मशीन जिसकी कीमत 10,000 है उसे हम जुलाई में खरीदे हैं। तो चलो मशीन का बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले फर्नीचर एंड फिक्सचर पे बोला है, फिक्स्ड एसेट्स पे 10%। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर पे कितना डिप्रिसिएशन हो जाएगा? फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर पे हो जाएगा 10%। तो आपका फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना है? देखो फर्नीचर एंड फिक्सचर है आपका कितना? फर्नीचर एंड फिक्सचर ये है आपका 15,000, 15,000। तो 15,000 का 10%, 15,000 का 10% कितना होगा? 15,000 का 10% होता है 1,500। 15,000 का 10% कितना होगा? 1,500। यानी डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है। मैं क्या बोल रहा हूं? डिप्रिसिएशन क्या होता है? एक नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है, लेकिन होता तो खर्चा ही है। जब डिप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो क्या आप एंट्री देते हो? एक देते हो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिप्रिसिएशन एक खर्चा है। और दूसरा, जिस फिक्स्ड एसेट्स पे चार्ज करते हो उससे फिक्स्ड एसेट्स को घटा देते हो, यानी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। एक तो खर्चा के रूप में जाता है, दूसरा फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? घट जाता है। चूंकि ये एडजस्टमेंट का हिस्सा है, इसका मतलब दोनों पार्ट अभी नहीं हुआ है। यानी कि एक तो खर्चा दिखाएंगे, कौन सा खर्चा है ये है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। चलो, तो यहां पे मैं लिखता हूं डिप्रिसिएशन। मैं क्या लिखूंगा? डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ठीक है। चलो, तो डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना हो जाएगा? 1,500 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 1,500। और फर्नीचर एंड फिक्सचर का बैलेंस कितना था? 15,000 था। और चूंकि मैंने आपको बताया क्या, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करता हूं टू फिक्स्ड एसेट्स करता हूं, फिक्स्ड एसेट्स को घटाना पड़ता है। और वैसे भी आपका जो एडजस्टमेंट होता है वो दो जगह उसका ट्रीटमेंट होता है। तो दो जगह ट्रीटमेंट होता है, तो एक जगह तो हम लोग खर्चा के रूप में डिप्रिसिएशन दिखा लिए, और दूसरा जगह क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स में से घटा के दिखाएंगे। तो फर्नीचर एंड फिक्सर में से आप डिप्रिसिएशन घटाओगे, तो डिप्रिसिएशन जो घटेगा वो कितना घटेगा? 1,500 घटेगा। तो 15,000 में अगर 1,500 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 13,500। कितना हो जाएगा? 13,500, ठीक है। वेरी गुड। हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे इसी तरह से, इससे कि चलो, वेरी गुड। देखो प्रेजेंटेशन पे मैं बहुत फोकस करता हूँ, क्योंकि आप लोग को अभी से अच्छा प्रेजेंटेशन सीखना है, तभी आगे आप लोग बेहतर अकाउंटिंग कर पाओगे, ठीक है। चलो, चलो अगला देखो, अगला क्या है? फर्नीचर एंड फिक्सचर पे देखो, डिप्रिसिएशन फर्नीचर एंड फिक्सचर पे एक तो आपको पीएल अकाउंट में दिखा दिया, दूसरा फर्नीचर एंड फिक्सचर में से घटा के दिखा दिए। तो ये फर्नीचर एंड फिक्सचर भी हो गया, और आपका डिप्रिसिएशन और फर्नीचर एंड फिक्सचर भी हो गया एडजस्टमेंट। अब बात करते हैं प्लांट एंड मशीन की। तो प्लांट एंड मशीन कितना है? 60,000 है। प्लांट एंड मशीन कितना दिया हुआ है? प्लांट एंड मशीन दिया हुआ है 60,000। प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन कितना है? 60,000, ठीक है। वेरी गुड।
अब देखो हमको एडजस्टमेंट में क्या बोला है सभी अस्थायी संपत्ति पर 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, ऑल फिक्स्ड एसेट्स। तो देखो फिक्स्ड एसेट्स में फर्नीचर फिक्सचर भी आ गया, प्लांट एंड मशीन भी आ गया, तो उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। बट हमको साथ में ये भी बोला कि एक मशीन जिसकी कीमत 10,000 थी, एक मशीन जिसको हम 10,000 में खरीदे थे, कब खरीदे थे? 1 जुलाई 2017। अब देखो 31 दिसंबर 2017 को हम बना रहे हैं, कब बना रहे हैं? 31 दिसंबर 2017 को, 31/12 को बना रहे हैं, और हम खरीदे हैं। अब देखो मशीन कितना का है, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे ये डाल देता हूं कि प्लांट एंड मशीन है 60,000 का। प्लांट एंड मशीन कितने का है? प्लांट एंड मशीन है 60,000 का, ठीक है, वेरी गुड, 60,000 का है। बट 60,000 में से 10,000 एक ऐसा 60,000 में आपको बोल रहा है कि 10,000 एक ऐसा एसेट है जो जुलाई 2017 में खरीदा गया था। अब 60,000 में दो टाइप का एसेट है, एक तो 50,000 जो पूरे साल भर था, ध्यान से सुनो, 50,000 के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, यानी पहले से आ रहा है। लेकिन 10,000 का एक ऐसा एसेट है जो हमने कब खरीदा? हमने खरीदा 1 जुलाई 2017 को, यानी कि जुलाई में खरीदा, जुलाई 2017, यानी कि जुलाई। और कब बना, कब रे? आप बना रहे हो 31 दिसंबर 17 को बना रहे, यानी जुलाई से दिसंबर बोले तो 6 महीना, जुलाई से दिसंबर 6 महीना। तो ये जो 10,000 का एसेट है उसको आप अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में मात्र 6 महीना से रखे हो, यानी 6 महीना ही इसका यूज हुआ। और हमको फिक्स्ड एसेट्स पे डिप्रिसिएशन कितना बोला है? हमको फिक्स्ड एसेट्स पे डिप्रिसिएशन बोला है 10% पर एनम चार्ज करना है। कितना चार्ज करना है? 10% पर एनम। तो 50,000 पर तो हम 10% चार्ज करेंगे, 50,000 पर तो हम 10% चार्ज करेंगे पूरे साल भर के लिए, ठीक है, 10% पर एनम चार्ज करेंगे पूरा 12 महीना के लिए। बट ये जो 10,000 है जिसको हम जुलाई 2017 में खरीदे तो 6 महीना ही यूज किए, इस पर जो चार्ज करेंगे 10% वो यूज करेंगे 6 महीना के लिए, यानी 50,000 पे तो पूरा साल भर का यूज डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, और 10,000 पे कितना होगा? 6 महीना के लिए होगा। तो ये कैलकुलेशन को अच्छे से समझ लो। अगर दोबारा समझना है तो वीडियो पॉज करके बैक करके देख लो कि क्यों हम 10,000 पे आधा ही चार्ज करेंगे, यानी 6 महीना के लिए चार्ज करेंगे। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखो, ये तो मैंने आपको समझने के लिए बता दिया, अब मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं कि डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा। तो डिप्रिसिएशन निकलेगा ऑन प्लांट एंड मशीन पे ऐसे, देखो 50,000 पे तो निकलेगा 50,000 का 10% इंटू 12/12, यानी साल का तो 12 महीना, तो 12/12। तो ये आपको करने का कोई जरूरत नहीं है, मैं बस आपको समझने के लिए बताया कि 50,000 का 10% पूरे साल भर का करना है। तो 50,000 का 10% पूरे साल भर का करना है तो कितना हो गया? 50,000 को 10% मतलब 10% मतलब होता है 10/100। 10% का मतलब क्या होता है? 10/100। तो 50,000 का 10/100 कितना होगा? 5,000। और बाकी जो 10,000 हुआ, बाकी जो 10,000 बचा उसका 10% होगा, लेकिन 6 महीना के लिए होगा, 6/12 हो जाएगा। इसका पूरा 12/12 था, यानी पूरे साल भर लगा 5,000, लेकिन 10,000 का 10% इंटू 6/12 कितना हो जाएगा? तो 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000। 1,000 का 6/12 कितना होगा? 500। यानी कि आपका प्लांट एंड मशीन पे डिप्रिसिएशन कितना निकला? 5,500। प्लांट एंड मशीन पे कितना डिप्रिसिएशन निकला? 5,500, ठीक है। तो मैं लिखूंगा डिप्रिसिएशन टू डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन, टू डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन कितना का निकलेगा? ये निकलेगा 5,500। कितना का लिखेंगे? 5,500। और ये जो 60,000 था इसमें से हम डिप्रिसिएशन घटा लेंगे, कितना का? 5,500। 60,000 में से 5,500 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 54,500। कितना हो जाएगा? 54,500। तो हमने ध्यान से देखो डिप्रिसिएशन का दोनों जगह ट्रीटमेंट कर दिया, एक तो आपने पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया और दूसरा फिक्स्ड एसेट्स में घटा के दिखाया। तो आपका इस क्वेश्चन में दो ही फिक्स्ड एसेट था, एक फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर एंड फिक्सचर आप जानते हो ना, बिजनेस में अब टेबल कुर्सी ये सब जो होता है फर्नीचर एंड फिक्सचर होता है। प्लांट एंड मशीन जो होता है जिससे कि
बिजनेस में बहुत सारे प्लांट एंड मशीन होते हैं, तो ये सब फिक्स्ड एसेट्स होता है। फिक्स्ड एसेट का डिफिनेशन क्या है? जिसको हम लंबे समय तक व्यापार में इस्तेमाल करते हैं, मोर देन 1 ईयर, तो वो जनरली फिक्स्ड एसेट्स के डिफिनेशन में आता है। चलो, तो हम लोग प्लांट एंड मशीन के बाद आगे देखते हैं क्या है, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट जो है ये है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी सेल को बढ़ाने के लिए एडवर्टीजमेंट किया जाता है। किसको बढ़ाने के लिए? व्यापार में सेल हो, इसीलिए प्रचार प्रसार करते हैं। देखते होंगे कि नेता लोग वोट मांगने के लिए क्या करता है? प्रचार करता है। उसी तरह से व्यापार में भी सेल को बढ़ाने के लिए प्रचार करना पड़ता है। वोट को बढ़ाने के लिए जिस तरह से नेता व्यापार में प्रचार करता है, जैसे अपने इलेक्शंस वगैरह देखे होंगे, तो इलेक्शंस में प्रचार प्रसार होता है जिससे कि उस नेता का वोट बढ़े, उसीलिए सेल को बढ़ाने के लिए एडवर्टीजमेंट करता है। तो ये प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा नहीं है, यानी कि प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड खर्चा नहीं है, ये सेल को बढ़ाने से रिलेटेड खर्चा है, इसीलिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 200 है। टू एडवर्टीजमेंट कितना? 200। आगे देखो, आगे क्या है? बैड डेट्स। ठीक है, तो बैड डेट्स कितना है? 600 है। बैड डेट्स क्या होता है? आपको पता है, पैसा जब डूब जाता है, आप उधारी माल बेचते हो और पैसा डूब जाता है, तो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के कैटेगरी में आता है। देखो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कैटेगरी बहुत लिमिटेड है। प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और परचेज से रिलेटेड खर्चा जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ट्रेडिंग में ज्यादा, बाकी सारा का सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाता है। तो बैड डेट्स कितना है? 600। चलो, आगे क्या? स्कूटर। देखो, मैंने बोला था कि फंड फिक्स्ड एसेट्स दो ही था इस क्वेश्चन में, लेकिन नहीं, फिक्स्ड एसेट्स स्कूटर भी है। स्कूटर को भी 1 साल से ज्यादा यूज करते हैं, तो स्कूटर भी क्या है? फिक्स्ड एसेट्स है। स्कूटर भी क्या है? फिक्स्ड एसेट्स है। तो इस पे भी डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। स्कूटर पे भी क्या चार्ज होगा? डिप्रिसिएशन। तो आपने देखा, एक तो प्लांट एंड मशीन था, फर्नीचर एंड फिक्सचर था, और तीसरा क्या है? स्कूटर। स्कूटर पे डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो स्कूटर कितना है? देखो, कितने का स्कूटर? 5,000 का। अब 5,000 पे डिप्रिसिएशन कितना होगा? फिक्स्ड एसेट्स पे 10% बोला है, इस पे तो और कुछ नहीं बोला है, तो 10% कितना होगा? 500। 5,000 का 10% कितना होगा? 500। तो स्कूटर का डिप्रिसिएशन भी हम लोग लिखेंगे। अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, यहां तक हम लोग ले लिए। अब यहाँ पे मैं स्कूटर पे जो डिप्रिसिएशन है यहाँ पे लिख रहा हूँ, डिप्रिसिएशन ऑन स्कूटर। डिप्रिसिएशन ऑन स्कूटर। ठीक है, वेरी गुड। तो देखो, स्कूटर पे जो खर्चा है वो कितने का खर्चा है? देखो, स्कूटर पे डिप्रिसिएशन कितना निकाले? 500 निकाले, तो मैंने 500 यहाँ पे लिख लिया। और स्कूटर, चूंकि आपका स्कूटर क्या है? स्कूटर फिक्स्ड एसेट्स है। स्कूटर क्या है? फिक्स्ड एसेट्स। तो स्कूटर को हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे 5,000, लेकिन डिप्रिसिएशन घटाएंगे। डिप्रिसिएशन क्या करेंगे? घटा देंगे। 5,000 में से क्या करेंगे? डिप्रिसिएशन को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो डिप्रिसिएशन को अगर घटा देते हैं 500, तो स्कूटर कितना जाएगा? फाइनली बैलेंस शीट में जाएगा 4500 का स्कूटर जाएगा। ठीक है, चलो, तो आपका देख लो, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड पूरा हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड पूरा हो गया। अब बात करते हैं क्रेडिट साइड की। इसकी बात करते हैं क्रेडिट साइड की। तो देखो, क्रेडिट साइड में क्या है? सेल्स है। सेल्स कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में। तो मैं क्या लिखूंगा? बाय सेल्स। बाय सेल्स कितना? बाय सेल्स कितना? 2 लाख। सेल्स कितना हो जाएगा? 2 लाख। देखो, जगह छोड़ने में कोताही मत करना, जगह थोड़ा बड़ा बड़ा छोड़ के रखना, जिससे कि आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो फिर हो सकता है कि आपको मेरा क्लास करने में आपको दिक्कत महसूस हो। ठीक है, तो थोड़ा स्पेस थोड़ा ज्यादा छोड़ के रखना। ठीक है, और कॉपी में ऑलरेडी बता दिया हूं, हमेशा A4 साइज का कॉपी यूज करना। उससे छोटा कॉपी यूज करेगा तो तुमको कभी भी अकाउंट्स जिंदगी में कभी समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि कभी भी A4 साइज, यानी A4 साइज जो होता है, जो चौड़ा वाला कॉपी जो होता है, उसी कॉपी में आप अकाउंट्स बना सकते हो। दूसरा कॉपी अगर छोटा वाला कॉपी में बनाओगे अकाउंट्स, तो कभी जिंदगी में कभी अकाउंट्स सीख नहीं पाओगे। ठीक है, चलो, अब बात करते हैं सेल्स। हमने लिख लिया 2 लाख। अब अगला क्या है? देखो, सेल्स मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख लिया। अगला क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर। आपको पता है सन्ड्री क्रेडिटर क्या है? लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज में भी कौन सा लाइबिलिटीज? करंट लाइबिलिटीज। तो हम कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर को दिखा रहे हैं। कैपिटल लाइबिलिटीज में कहाँ दिखा रहे हैं? सन्ड्री क्रेडिटर को दिखा रहे हैं। कितना दिखा रहे हैं? सन्ड्री क्रेडिटर आपका दिख रहा है 20,000। सन्ड्री क्रेडिटर कितना दिखेगा? 20,000। चलो, वेरी गुड। अब आगे क्या है? देखो, कैपिटल है। कैपिटल कितना है? 1 लाख। तो मैंने थोड़ा सा जगह छोड़ के यहाँ पे मैंने कैपिटल लिख दिया। कैपिटल कितना है? 1 लाख। अंदर में रखो कैपिटल। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट होता है। कुछ भी नहीं हो तो नेट प्रॉफिट तो इसमें जोड़ोगे, या लॉस हो तो घटाओगे, इसलिए कैपिटल को हमेशा फिगर अंदर में रखना।
ठीक है। उसके नीचे देखो बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होता है, जैसे बिल्स रिसीवेबल मैंने बताया था, यहाँ पे था ना बिल्स रिसीवेबल, मैंने बताया था बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है, उसी तरह बिल्स पेबल क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है। तो क्रेडिटर के नीचे आप बिल्स पेबल को डालो। क्रेडिटर के नीचे क्या डालोगे, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या है, कितना है, देखो बिल्स पेबल है 14,000। आगे है लोन। अब देखो सिंपल सी लॉजिक है, क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है तो पक्का है या तो इनकम होगा नहीं तो लाइबिलिटीज होगा, क्लियर है। देखो डिफिनीशन याद करो, क्रेडिट साइड में मैंने मॉडर्न अप्रोच का रूल क्या पढ़ाया था कि डेबिट जो होता है वो एसेट होते हैं और खर्चे होते हैं। तो इस साइड जो डेबिट साइड में देखा, या तो वो एसेट होगा या खर्चा होगा, और क्रेडिट साइड में या तो कैपिटल होगा या लाइबिलिटीज होगा या इनकम होगा, तीनों में से कोई एक होगा। तो लोन क्या है, लाइबिलिटीज है। इसीलिए ये मत कंफ्यूज होना जाए लोन एसेट है या लाइबिलिटीज है, लोन यहाँ पे एसेट लाइबिलिटीज है। अगर डेबिट साइड में लोन रहता, क्योंकि देखो लोन दे भी सकते हो लोन ले भी सकते हो, डेबिट साइड में होगा तो लोन हमारा एसेट होगा, क्रेडिट साइड में होगा तो क्या होगा, लाइबिलिटीज होगा। तो हमने लिखा लोन अकाउंट 10,000, लोन अकाउंट 10,000, ठीक है। चलो हो गया, हमने एडजस्टमेंट भी कर लिए। अब हमको टोटल करना है, प्रॉफिट निकालना है और प्रॉफिट को कैपिटल में जोड़ देना है। प्रॉफिट को क्या करना है, कैपिटल में जोड़ देना है। चलो वेरी गुड। तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट टोटलिंग करते हैं। फटाफट क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे, ठीक है। चलो तो देखो हमने सफिशियंट जगह ट्रेडिंग अकाउंट के लिए छोड़ा था, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा कम छोड़ते तो हमको हो सकता है दिक्कत होता, ठीक है। चलो ट्रेडिंग अकाउंट का जोड़ो, क्रेडिट साइड में कितना होता है, 2,15,000। क्रेडिट साइड क्या होता है, 2,15,000। तो इस साइड भी लिखे 2,15,000, और डिफरेंस क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। टू ग्रॉस प्रॉफिट सी बाई डी, क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट सी बाई डी। सी बाई डी मतलब कैरिड डाउन, कैरिड डाउन। अब देखो 2,15,000 है, 2,15,000 में से बाकी को घटाते चलो। ओपनिंग स्टॉक था 35,000, उसको घटाया, फिर है 1,19,000। देखो ये सब जोड़ने घटाने का काम आप लोग का है, फिर भी मैं कर रहा हूं तो समझो एक हेल्प ही कर रहा हूं आप लोग को। -15,000 कितना हो गया आपका, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 44,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 44,000। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करूंगा मैं, ग्रॉस प्रॉफिट बी बाई डी करूंगा। ये जो सी बाई डी है ये नीचे आ जाएगा। अब देखो डेबिट साइड में सी बाई डी आया तो क्रेडिट साइड में बी बाई डी, अगर लॉस होता तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट सी बाई डी आता और डेबिट साइड में बी बाई डी आता, ठीक है। चलो 44,000 हो गया। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लो, अब नीचे का काम हो गया है, अब हमको ऊपर का काम करना है। देखो इसको टोटल करो। अब देखो क्रेडिट साइड में 44,000 है, तो मैं मान के चलता हूं कि क्रेडिट साइड ही ज्यादा होगा और डेबिट साइड कम होगा, ठीक है। बट उल्टा भी हो सकता है। चलो तो ये आप लोग अलग से जोड़ के देख लेना कि नेट प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है, कैपिटल अकाउंट में जाता है। अब देखो आप लोग कैलकुलेट करो नेट प्रॉफिट कितना आएगा। 44,000 में से आप क्या करोगे, 22,000 को घटाओगे, -10,000 को घटाओगे, -1,500, -5,500, -200, -600, -500। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका नेट प्रॉफिट कितना होगा, 3,700 होगा। कितना होगा नेट प्रॉफिट, 3,700। और ये नेट प्रॉफिट को क्या करोगे, आप कैपिटल में जोड़ दोगे। नेट प्रॉफिट को क्या करोगे, कैपिटल में जोड़ दोगे 3,700। तो आपका जो कैपिटल हो जाएगा वो होगा 1,03,700। कितना हो जाएगा कैपिटल, 1,03,700। अब आप बैलेंस शीट को टोटल कर लो। आप क्या कर लोगे, बैलेंस शीट को टोटल करोगे। तो बैलेंस शीट को टोटल करो, 2 लाख, सॉरी सिंडिकेटर कितना था 20,000, प्लस 14,000 बिल्स रिसीवेबल, प्लस लोन अकाउंट था 10,000 आपका, और प्लस 1,03,700। तो आपका टोटल हो गया 147, 1,47,700। अब एसेट को जोड़ लो, 2,200 प्लस 38,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 13,500 प्लस 54,500 प्लस 4500। कितना हो गया, 1,47,700, 147,700। देखो आपका बैलेंस शीट भी मैच कर गया, आपका सब कुछ क्लियरली मैच कर गया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा टॉप पे लेके चला जाता हूँ जिससे कि आपको सब कुछ दिखेगा। मैं इससे ज़्यादा मिनिमाइज नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोग मेरा क्लास लैपटॉप पे देखते होंगे या टीवी पे देखते होंगे। मैं हमेशा ये बोलूँगा कि अगर आपके पास लैपटॉप है या टीवी है तो उस पर देखिए, मोबाइल पे आपको मेरा क्लास उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 4। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। क्यों, क्योंकि आपका सेम है,
आपको दो एडजस्टमेंट दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है क्या करना है, सैलरी। देखो सैलरी क्या होता है, सैलरी आउटस्टैंडिंग होता है। तो एक तो सैलरी खर्चे में जुड़ जाएगा, यानी ये जो सैलरी है, सैलरी जब आप पीएल अकाउंट में दिखाओगे तो सैलरी में क्या करना है, जोड़ देना है। ऑलरेडी मैं इस पे इसका एडजस्टमेंट करा चुका हूं। और एक तो सैलरी को क्या करना है, सैलरी में जोड़ देना है, और दूसरा क्या करना है, इस सैलरी को लायबिलिटी साइड में दिखाना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। बाकी सब कुछ कॉमन है, सब कुछ सेम है। तो आई होप इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं फिर भी रीड कर देता हूं आप लोग को समझने के लिए। देखो बिल्डिंग क्या है, असेट है। बिल्डिंग क्या है, असेट है। फर्नीचर क्या है, असेट है। बैड डेट्स असेट है, कहां जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में। बैड डेट्स क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। बैड डेट्स क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। डेटर क्या है, डेटर है, असेट है। ओपनिंग स्टॉक 1/4/2017 आप कब बना रहे हो, 31 मार्च 18 को बैलेंस शीट बना रहे हो, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना रहे हो, तो 1/4/17 को जो स्टॉक है ये आपका ओपनिंग स्टॉक है, जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। परचेज जानते हो, सेल्स रिटर्न आपको पता है, सेल्स जो है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में दिखाओगे, सेल्स रिटर्न घटा दोगे। एडवर्टीजमेंट, देखो एडवर्टीजमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है, क्योंकि ये व्यापार में सेल को बढ़ाने के लिए खर्चा किया जाता है। इंटरेस्ट, अब देखो इंटरेस्ट डेबिट में है, डेबिट बैलेंस में है। डेबिट बैलेंस यानी ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, यानी इंटरेस्ट खर्चा है। कौन सा खर्चा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैश इन हैंड असेट है, आपको पता है बैलेंस शीट का असेट साइड में जाएगा। इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंसेस, सैलरी, ये तीनों जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। इंश्योरेंस हुआ, जनरल एक्सपेंसेज हुआ, सैलरी, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। लेकिन सैलरी में ध्यान रखना, एक एडजस्टमेंट है 3000 का आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी में क्या करना, 33,000, उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या करना, जोड़ देना पीएल अकाउंट में। और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 3000 आउटस्टैंडिंग सैलरी को दिखाना है। बाकी कैपिटल आपका बैलेंस शीट के कैपिटल में जाएगा, सेल्स ट्रेडिंग के सीआर में घट जाएगा, सिंडिकेटर बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएगा, बिल्स पेबल, बैंक लोन, ये सब लायबिलिटीज है। परचेज रिटर्न आपको पता है, परचेज में परचेज रिटर्न घटा के ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे। अब कमीशन दिया हुआ क्रेडिट साइड में, कमीशन दिया हुआ, इसका मतलब इनडायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट इनकम कहा जाता है पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, कहा जाता है पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3-4 हम आपको होमवर्क दिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 करके आ पाओगे, उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में 3-4 एडजस्टमेंट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये मैं नहीं कराया हूं, तो इसको छोड़ देना। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोग करके आना। कल हम लोग एडजस्टमेंट को आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि कुछ एडजस्टमेंट जो ऑलरेडी, देखो मैं थ्योरी ऑलरेडी अच्छे से समझा चुका हूं, तो कुछ थ्योरी पेंडिंग है, तो कल हम लोग बाकी एडजस्टमेंट को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को क्लास, जरूर बताइएगा कि हमारा क्लास आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है क्लास करने में या नहीं आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय।